Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Assistant Manager for Assistant Accountant and for PGT Commerce. तो हम पढ़ेंगे आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक है। तो अगर आपने मैनेजर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा या फिर अकाउंटेंट का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो दोनों में अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो पूछा जाता है। ठीक है। उसमें थ्योरी भी पूछी जाती है, इसमें प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है। तो इसलिए हम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काफी क्वेश्चंस आते हैं और जो अकाउंटेंट है फॉर द असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका ब्रांच है, आपका रॉयल्टी है, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स है, डेप्रिसिएशन है, कैश बुक, जनरल बुक, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और जो कंसेप्ट है इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है क्या पढ़ना होता है, तो मैं आपको ब्रीफ में ये सारी कंसेप्ट पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स एंड इक्वेशंस है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो, या फिर आपने गैप में पढ़े हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं इनके अंदर। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम एएस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन क्या बताता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो क्या होता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, अगर वो अपने यहाँ शेयर्स इशू करवाते हैं, शेयर इशू करना है किसी को भी, उस कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, ठीक है, वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको पहले उसकी सारी पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बताता है, ये गाइड करता है टू द कंपनी अकाउंटेंट फॉर मेकिंग देयर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। After making financial statement, it should disclose all the financial information of business, because business of a company is not a business of one man. तो ये बोलता है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। आप अपना पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, सब बनाओ। क्योंकि कंपनी खाली एक बिजनेस की बात नहीं है, वहां पर बहुत सारे लोगों से वो कंपनी बनी हुई है। तो हर किसी को उसके बारे में, उसकी पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज जानने का हक है। कौन सा उसका डेप्रिसिएशन मेथड यूज हो रहा है, स्टॉक का क्या है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन मेथड कौन सा यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने किसके लिए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं किसके लिए? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ताकि आप उनको फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे सको। यही इसीलिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन बना था। तो जब भी आपको अगर याद करने की ट्रिक बनानी है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। कंपनी है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, कंपनी है, कंपनी को अपने यहाँ पैसा लाना है, पैसे लाने के लिए लोगों को अपने पब्लिक का इंटरेस्ट जीतना होगा, उसके लिए आपको उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होगी, उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तभी वो आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इसी को लेकर है। तो क्या कहते हैं, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेती है, तो वो डिसीजन लेती है कि इन्वेस्टमेंट करे या इनके शेयर्स खरीदे या ना खरीदे। तो ये होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। अभी वो कंपनी ने या कंपनी के बारे में पब्लिक को बता दिया, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दी, अब उसे अपनी इन्वेंट्री, बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन्वेंट्रीज क्या वैल्यूएशन कैसे करना है, वो चाहिए चीज। ठीक है। अब कोई भी बिजनेस है, किसी का शू मेकिंग का है, कुछ भी है, तो उसको इन्वेंट्री भी तो चाहिए, तभी तो बिजनेस आगे चलेगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है कि कैसे आप इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करें। ठीक है। इसमें बताया जाता है ASB comprises all the stock which is purchased for sale। तो स्टॉक का मतलब क्या है? वो सारी चीज जो आपने परचेज करी है सेल करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए इन इन्वेंट्रीज, तो वो सारा स्टॉक हम इन्वेंट्रीज में इंक्लूड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्शन करना होता है उन्हें फर्दर, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल का स्टॉक बनाते हैं, जिसको वो प्रोडक्शन करने के बाद सेल करेंगे। कुछ होते हैं जो इन्वेंट्री खरीदते हैं कि उन्हें बेचना है, जिनका सेल एंड परचेज का रिटेलर जैसे होते हैं, वो इन्वेंट्री बनाते हैं सेल करने के लिए। The value of stock is not fixed by single formula, but this standard provide following guidelines for calculating the value of inventory। अब क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो बताए गए हैं कि कैसे आप वैल्यू कर सकते हैं इन्वेंट्री को। सबसे पहले आता है कि स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या तो कॉस्ट हो या फिर जो भी इसकी नेट रियलाइज वैल्यू, जो भी इन दोनों में क्या हो, कम हो, whichever इज लोअर उसको हम उसकी वैल्यू माने। ठीक है। सेकंड है, कोई भी कंपनी फ्री टू यूज फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। आपने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज पढ़ा होगा, जिसमें हाँ लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं। ठीक है। तो वो कोई सा भी कंपनी फ्रीली यूज कर सकती है, तीनों में से कोई भी मेथड।
थर्ड होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने का मेथड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल के आ जाता है। फोर्थ है कंपनीज आर ऑल्सो फ्री टू यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट मैथड और रिटेल कॉस्ट मैथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ। आप इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए या तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज करो या रिटेल कॉस्ट मेथड यूज करो, या आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े होंगे, आपने उसमें लीफो फीफो निकालना सीखा होगा इन्वेंट्री निकालने के लिए, वो सारी चीजें हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ आता है इन्वेंट्री डज नॉट कंप्राइजेस द वैल्यू ऑफ टूल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ द मशीन। इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि जो आपने मशीन की रिपेयर के लिए टूल्स यूज करें उसकी वैल्यू कंसीडर करें, वो इसमें यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रिपेयर करनी है ताकि पब्लिक उससे अपना आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करने के लिए कि कितना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है। अब देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो, कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, ये चीज भी आपको जरूरी है सबसे पहले बिजनेस चलाने में। तो थर्ड आपका आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रिवाइज हुआ था 1997 में। कैश फ्लो क्या है, नेसेसरी स्टेटमेंट है अंडर द स्टैंडर्ड फॉर किस किस के लिए कैश फ्लो बहुत जरूरी होती है, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट जिसकी एनुअल टर्नओवर क्या है मोर देन 50 करोड़ है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जिसकी बोरोड मनी मोर देन 10 करोड़, इन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। The standard does not provide the performer of cash flow statement but deeply explain the two way of method for making this। इस स्टैंडर्ड में खाली ये नहीं बताया कि आपने एक सिंपल कैश फ्लो का परफॉर्मा बता दिया है कि ऐसे आप ऑपरेटिंग से लगाओ, इन्वेंट्री से निकालो, देन फाइनेंशियल वाले टॉप पार्ट से आप कैश फ्लो फाइंड आउट करो। उन्होंने डीपली बताया कि कौन से वो दो मेथड्स हैं जिनको आप यूज भी कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसमें हम स्टेटमेंट इज बेस्ड बाय इनफ्लो आउटफ्लो कि कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। तो ये तो आपका डायरेक्ट मेथड होता है। सेकंड आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है जो डायरेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। इस मेथड में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिफरेंट एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड एंड ऑल्सो एडजस्टिंग नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो जो आप ऑपरेटिंग वाला निकालते हैं तो उस वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसी आफ्टर डिफरेंट एडजस्टमेंट। तो कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग लाइक डेप्रिसिएशन की, इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, ठीक है। जितना आपका वर्किंग कैपिटल में नेट इंक्रीज या डिक्रीज आया उसकी एडजस्टमेंट। आप लोगों ने कैश फ्लो पढ़ा होगा तो उसमें ये था। ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल आर सेम एज डायरेक्ट। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, उसमें जैसा आपने डायरेक्ट वाले में पढ़ा था सेम उसमें नॉर्मल कितना इंक्रीज आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है उसकी स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो ये था, हम जब कैश फ्लो पढ़ोगे तब आप इस चीज को, ये जो फॉर्म, ये मैथड्स हैं इनको रिलेट कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत कंपलसरी है, जिनको बनाना ही बनाना है। तो वो ऐसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ हो, या फिर जिनकी बोरोड मनी मोर देन 10 करोड़। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आता है जो कि कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, कुछ मिस हैपनिंग, ठीक है ना, कुछ जो हमने सोचा ना हो ऐसी चीज हो जाए, वो तब हो रही है जब आपकी बैलेंस शीट बन चुकी है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स का हम क्या करें, तो इसने अकाउंटिंग 4 में बनाया है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस ड्यू टू कंटिजेंसी एंड इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर प्रोवाइडिंग बैलेंस शीट बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूविंग। ठीक है, बैलेंस शीट बन गई थी मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं दिया। तो इसका ये जो लॉसेस है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में लिखा हुआ। तो कोई भी कंटिजेंसी लॉस बाय फायर हो या लायबिलिटी आ गई आपकी क्योंकि एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, शुड बी प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द दीज कंटिजेंसी लॉसेस आर कन्फर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनाई जाएंगी जब आप इन लॉसेस को भी वहां कंसिडर करेंगे, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉसेस ऑफ एसेट्स इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। Any losses due to happening of any event is shown in the financial statement before अप्रूविंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने से पहले कोई भी इस तरीके की लॉसेज या मिसहैपनिंग हो जाती है, आपको उन सबकी एडजस्टमेंट पहले करनी है। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और 8 की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड प्रायर ऑफ चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। मान लो आपका कुछ पुराना प्रॉफिट एंड लॉस था 1 लाख,
मतलब अभी आपने कैलकुलेट नहीं किया है, मगर आपको क्या होता है कि आपका प्रीवियस ईयर में आपको प्रॉफिट निकालना होगा। अगर आप जैसे आपने एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर्स आता है, तो आपने देखा ना, ओल्ड पार्टनर होते हैं अगर और न्यू पार्टनर आ रहे हैं, या रिटायरमेंट की बात होती है, ओल्ड पार्टनर है, तो पहले उनके प्रॉफिट जो उनका पुराना उनका खुद का प्रॉफिट होता है, पहले वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद नया रेशियो निकालते हैं, क्योंकि पुराना प्रॉफिट पे हक किसका है? पुराने वाले शेयर होल्डर्स का, पुराने वाले पार्टनर्स का। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि आप पहले प्रॉफिट निकाल लें। अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ला रहे हैं, पहले प्रीवियस प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, पहले उसकी एडजस्टमेंट करो, तब पॉलिसी को चेंज करना होता है। तो all ordinary extraordinary item relating to financial statements should be disclosed if the effects of non profit and loss period before changing the accounting policies। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करने से पहले जितने भी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो सारे डिस्क्लोज करो। ठीक है, उनका इफेक्ट देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे, कि क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सारी चीजें फाइंड आउट करो। If accounting policies are changed, then it is the duty of the enterprise to disclose all the important items related to income and expenditure, so that the profit before the period and after the period of accounting policy can be easily compared other with other enterprises business। क्या कह रहे हैं कि अगर आप कोई चेंज ला रहे हो, तो आप पहले अपना इनकम स्टेटमेंट सारी फाइंड आउट करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, कितना प्रॉफिट हुआ वो सब देखें। ठीक है, पॉलिसी चेंज होने से पहले, ताकि आप उसे कंपेयर कर सके बाकी कंपनियों से भी और अपनी खुद की कंपनी से भी, कि चेंज से पहले कितना प्रॉफिट था और चेंज आने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो हमने जो पॉलिसीज चेंज करी है उससे हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ, हमारा प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है आपका अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको पता है डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? फिक्स एसेट्स पे। तो डेप्रिसिएशन के भी कुछ रूल्स आते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स एसेट्स पे, जो कि मोर देन 1 ईयर तक कंपनी के पास रहा है, बिजनेस में रहा है, तो वो फिक्स एसेट्स हो जाता है। तो ऐसे ही एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट मेथड होना चाहिए। आपको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक आपका रिटन डाउन मेथड होता है। ठीक है, या फिर आप उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल देते हैं। तो ये अगर इन दोनों में से आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं, मगर अगर आपने एसएलएम में स्टार्ट किया है, तो आप थ्रू आउट एसएलएम मेथड लगाएं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप एक साल एसएलएम लगा रहे हैं, दूसरे टाइम रिटर्न डाउन मेथड लगा रहे हैं। नहीं, कंपेयर करना होता है तो एक ही मेथड होना चाहिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ 1956। जो 1956 के अंदर डेप्रिसिएशन का रेट लिखा हुआ है तो वो कर लो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कंपनी फ्रीली चार्ज कर सकती है अपना डेप्रिसिएशन विद एप्रोप्रिएट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी एप्रोप्रिएट आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, आप उससे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि कुछ भी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एनी कंपनी कैन चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कंपनियां चेंज कर सकती है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मगर उससे पहले उसको देखना पड़ेगा कि उससे डेफिशिएंसी आ रही है या फिर सरप्लस क्रिएट हो रहा है, वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना हो। अगर डेफिशिएंसी आ रही है, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, उतनी अमाउंट डेबिट हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर सरप्लस आ रहा है मेथड चेंज करने की वजह से, तो क्रेडिट हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो कि बताता है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप बिल्ड ऑफ डैम बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, पाइपलाइन बन रही है, शिप्स या अदर फिक्स एसेट्स बन रहे हैं, तो उसके स्टैंडर्ड्स आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में लिखा हुआ है। द नेचर ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल मैन्युफैक्चरिंग। तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग से अलग होता है, देखो बिल्डिंग, डैम, पाइपलाइन, शिप्स बनाना, ये सबसे अलग है। बिकॉज टाइम ऑफ कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन टाइम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, उससे ज्यादा टाइम लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। तो इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी शुड आइडेंटिफाई, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को पहले ही बता देना है कि क्या उसकी रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, इट मे बी फिक्स एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे फिक्स होना चाहिए कि इट मे बी अ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस, कि कितना कॉस्ट है प्लस कितना प्रॉफिट लग होगा। तो नेसेसरी रहता है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टेटमेंट इन विच ऑल द रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन बिजनेस मस्ट बी शो। तो कितना रेवेन्यू आएगा कंस्ट्रक्शन से, वो सारा मेंशन हो। और कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी लगेगी, रॉ मटेरियल, लेबर कितना लगेगा, एक्सपेंसेस कितनी इंकर्ड होगी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ये भी सब कैलकुलेट करें। और उसमें से रेवेन्यू डिडक्ट कर कर नेट अर्निंग कितनी आई एक कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी चीजें मेंशन हो। तो ये आपका काउंटिंग स्टैंडर्ड होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का।
नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, जो कि अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है हर एक डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी के लिए। आजकल R&D बहुत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो नई नई चीजें रिसर्च करनी पड़ती है, तभी को कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। तो जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, सर्वेज होते हैं कि हम कैसा मतलब प्रोडक्ट में क्या चेंज लाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए है, जो कि ट्रीटमेंट बताता है रिलेटेड टू इट्स प्रॉपर कॉस्ट एंड चार्जिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कितना आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट लगी, कैसे उसे चार्ज करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं रिसर्च की कॉस्ट और डेवलपमेंट की, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया है जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्लस कॉस्ट ऑफ वेजेस कितने करे हैं, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय जो कि काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लस जो डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट्स पे जो कि आप यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, जो अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेटेंट से लाइसेंस हो रहा है, और जो भी अदर रिलेटेड कॉस्ट है इससे रिलेटेड आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तब आपकी कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये चीजें इतनी ब्रीफ में इसलिए बता रही हूँ कि इसमें एक एक छोटी छोटी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन की चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका जो आपको मैंने अभी बताया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसमें क्या कहता है, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू चार्ज दी रिटर्न ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको कितना चार्ज राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो अकाउंटेंट को देखना पड़ता है सारे फ्यूचर के बेनिफिट्स, और वो बेनिफिट्स हाउ मेनी ईयर्स विल बी कंपनी गेट दीज प्रॉफिट, और कितने साल तक उसको ये प्रॉफिट्स होंगे। इस एस्टिमेशन के बाद कंपनी राइट ऑफ कर देती है कॉस्ट टू डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड रेस्ट अमाउंट इज डेफर्ड ट्रांसफर टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर और रिसर्च डेवलपमेंट will be shown in the balance sheet side under miscellaneous expenditure। आपको पता है डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है मतलब कि जिनका आगे के सालों तक जिनसे प्रॉफिट आए। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, जैसे जो एडवर्टीजमेंट होती है वो इस बेसिस से नहीं होती कि एक साल को लेकर ये खर्चा हुआ है, वो साल ऐसा होता है जो सालों साल प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो वो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में शोन किया जाता है ऐसा बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो इसमें आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पता होगा कि कंपनी अगर कोई चीज सोल्ड करी है, कोई सर्विस रेंडर कर रही है, तो उस टाइम में ये वो डीम कर लेता है कि उसको वो मनी उसने अर्न कर लिया। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप ट्यूशन में जाते हो, आपको ट्यूशन में कुछ कहीं कहीं तो एडवांस फीस होती है, कई का हम एडवांस नहीं देते, हम क्या कर देते हैं पूरे एक मंथ पढ़ते हैं फिर हम एडवांस देते हैं। जो टीचर होगा उसे लगता है कि उसने सर्विस रेंडर कर दी है, अब तो उसको वो इनकम आएगी ही आएगी, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है कि उसने डीम दैट मनी इज अर्न, हमने डीम कर लिया कि हाँ हमने मनी अर्न कर लिया, हमें हमारी सैलरी मिलती है तो हम उसे मंथ के एंड में मिलती है, तो हमने थ्रू आउट स्टार्टिंग में हम डीम कर लेते कि हमें तो इतना पैसा आएगा ही। ठीक है, देर इज ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट। अब आपको रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलता है, कंपनी को इंटरेस्ट से भी आता है, रॉयल्टी से आता है, डिविडेंड से आता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन स्टैंडर्ड कंप्राइजेस डिफरेंट अर्निंग रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग एंड अदर सर्विसेज प्रोजेक्ट व्हेन दे आर कंप्लीटेड बाय द प्रोफेशनल्स। तो देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है, और वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। But this tender also provide guidelines about the revenue recognition the following cases. कुछ following cases given है. If stock is sold on approval basis, then revenue is generated only when the buyer gives the approval. अगर आप स्टॉक को अप्रूवल बेसिस पे बेच रहे हैं, कि अगर सामने वाले ने अप्रूवल दे दिया, मतलब बायर ने बोल दिया हाँ मैं खरीदूंगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप स्टॉक बेच रहे हैं अप्रूवल बेसिस में, तो रेवेन्यू भी कब जनरेट होगा, जब बायर आपको अप्रूवल दे देगा। ठीक है, सेकंड केस है केस ऑफ एजेंसी बिजनेस रेवेन्यू will be recognized when risk of ownership is transferred under consignment। कंसाइनमेंट का है, कंसाइनमेंट में देते हैं ना, हम अपना गुड्स दे देते हैं, वो कुछ टाइम के लिए हमारे गुड्स को यूज करते हैं। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, वो भिजवाता है। तो जब कोई एजेंसी वाला बिजनेस होता है तो उसमें तभी हम मान सकते हैं कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, तब हम मानेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो कि अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए। अब फिक्स एसेट्स आपको पता है जो एक साल से ज्यादा कंपनी के पास रहते हैं, उनकी मोर देन 1 ईयर लाइफ हो जाती है, वो अकाउंटिंग फिक्स एसेट्स हो जाते हैं। तो फिक्स एसेट्स निकालने की कॉस्ट क्या होती है, एसेट्स परचेज वैल्यू, कितने का आपने खरीदा, मान लो 10,000, प्लस कॉल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग फिक्स एसेट्स टू द प्लांट। अब मान लो आपके उसको लाने में फ्रेट, कैरेज चार्जेस ये सब लग गए, 100-200 आपको ऐसे कुछ खर्चे लग गए उसको यहाँ से घर, उसको गोडाउन तक पहुंचाने में। तो टोटल हम तब अमाउंट निकालेंगे कि हमारी टोटल अमाउंट इतनी बनी है, खाली परचेज नहीं, जितने भी मिसलिनियस जितने भी खर्चे उसको आपको उसकी अपने पास उस एसेट्स को लाने में, प्लांट तक पहुंचाने में लगे, वो सब इसमें इंक्लूड हो। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी जाती हैं।
अब न्यू एक्सटेंशन है फिक्स एसेट्स का, इसके अंदर आपने न्यू एक्सटेंशन आर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, इट विल बी इंक्लूड टोटल वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव फिक्स एसेट्स। अब कुछ कुछ है जिनकी आपको टोटल वैल्यू इंक्लूड करनी होती है। तो वो आपके क्या है? Goodwill is also treated as fixed assets in the balance sheet if the amount is for this paid. Is for this paid. In fixed assets, enterprise will also include the amount of know-how and patents. कई बार क्या होता है, गुडविल जो है अगर पेड बेसिस वाली है तो आपने खरीदी है तो आप उसको फिक्स एसेट्स ले लेते हैं। ऐसे ही पेटेंट्स को भी, और कोई भी आपने किसी का अगर कोई आइडिया यूज किया है, ठीक है, तो भी आप उसको क्या मान लेंगे? एज अ फिक्स एसेट्स मान, अगर खुद की बनाई हुई है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ाई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपका क्या था? जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करनी पड़ती है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका था अकाउंटिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। थर्ड था कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ था आपका जो भी कंटिजेंसी या इवेंट्स हो जाते हैं अगर बैलेंस शीट से पहले, तो उन लॉसेस को ट्रीटमेंट क्या कैसे करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आपका क्या था? किसके बेसिस पे था कि अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करें। थर्ड सिक्स आपका आता है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, कि आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें। नेक्स्ट है आपका अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कैसे अकाउंटिंग होना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 8 के बाद 9 है आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए, और 10 था आपका अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो ये थे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तक। अभी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 तक पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रिमेनिंग सारी जितने भी हैं हम वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. And one more thing कि अगर किसी को PDF खरीदनी है, ठीक है, MCQs PDF है for your manager and accountant, तो आप वो मुझे मेल कर सकते हैं hrshiv01@gmail.com। ठीक है, मैं आपको वहां पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी, देन मैं आपको PDF का लिंक शेयर कर दूंगी। So that's all for today. I hope you guys like this session. So bye bye.